Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my third lecture of structural organization in animals. In today's video, we will study muscular tissue and neural tissues in animals. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को. थैंक यू. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से. फर्स्ट टॉपिक है हमारा मसल टिश्यू. ईच मसल इज मेड ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल अरेज. तो आपका जो हर मसल है वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स से, जो कि किस तरह से अरेंज्ड है, जिनका अरेंजमेंट है पैरेलल. तो पैरेलल अरेंज्ड है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स. ये जो फाइबर्स हैं ये उनमें और बहुत सारे छोटे छोटे या फिर बहुत ही पतले फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये जो फाइबर्स है ये बहुत ही पतले फिब्रिल से बना होता है. ओके, नंबर ऑफ फाइन फिब्रिल से बना होता है जिसे हम कहते हैं मायोफिब्रिल्स. मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो अपने आप को शॉर्ट कर लेते हैं, शॉर्टन कर लेते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन. जब कोई स्टिमुलस मिलता है ओके, तो मसल फाइबर्स क्या करते हैं, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं. जब रिलैक्स करेंगे तो वो लेंथन हो जाएंगे एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन. तो जैसे ही स्टिमुलस मिला, मसल फाइबर्स क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, देन रिलैक्स हुए, फिर वो अपने अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में वापस आ जाते हैं. तो ये एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में चलता रहता है, मतलब दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन, contraction, relaxation. Their action moves the body to adjust to the changes in the environment and to maintain the positions of the various parts of the body. अब ये जो मसल फाइबर्स का एक्शन है, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जब स्टिमुलस मिला तो ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर रिलैक्स कर रहे हैं. तो ये जो एक्शन है बेसिकली ये क्या करता है, ये बॉडी को मूव कराने में हेल्प करता है, जिससे जो एनवायरमेंट में चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग ये जो बॉडी है अपने आप को एडजस्ट कर सके, और जो भी अलग अलग पार्ट्स है बॉडी के वो अपनी पोजीशंस को मेंटेन कर सके इन मसल फाइबर्स के एक्शन के थ्रू. इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी. जनरली बात की जाए तो मसल्स जो हैं वो एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं. जितने भी हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं तो वो किसी ना किसी मसल्स के थ्रू होते हैं. मसल्स जो होते हैं तीन टाइप्स के होते हैं. द थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मसल्स आर स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक. सो स्केलेटल मसल टिश्यू के बारे में जान लेते हैं. स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन्स. अब स्केलेटल से आपको समझ में आ रहा होगा स्केलेटन. ओके, तो जो स्केलेटल मसल टिश्यू है वो किससे अटैच्ड होता है? ऑब्वियसली स्केलेटल बोन्स के साथ अटैच्ड होता है. एक टिपिकल मसल में जैसे कि बाइसेप्स या फिर स्ट्रिएटेड स्केलेटल मसल फाइबर्स जो होते हैं वो एक साथ बंडल्ड होते हैं, ओके, एक पैरेलल फैशन में. तो स्केलेटल मसल सेल्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या फीचर ये है कि इसमें स्ट्रिएशंस दिखता है आपको. ये जो मसल सेल्स है ये स्ट्राइप्ड होते हैं. ओके, आप इनके अगर आप डायग्राम देखोगे तो आप इसमें देख सकते हो कि इनके अंदर स्ट्रिएशंस या इनके जो स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्राइप्ड देखने को मिलेगा. तो स्केलेटल मसल टिश्यू स्केलेटल बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं. एक टिपिकल मसल सेल्स को देखें हम, स्केलेटल मसल टिश्यू का एग्जांपल दे रखा है बाइसेप्स. तो उसमें आप देख सकते हो कि जो स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं ये आपस में क्या होते हैं, बंडल्ड होते हैं एक पैरेलल फैशन में, मतलब पैरेलली अरेंज्ड होते हैं. A sheath of tough connective tissues encloses several bundles of muscle fibers. एक जो शीथ है, एक टफ कनेक्टिव टिश्यू की शीथ जो है वो बहुत सारे मसल फाइबर्स के बंडल्स को इंक्लोज करके रखती है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि सराउंड करके रखती है. स्मूथ मसल फाइबर्स जो होते हैं उनके जो एंड्स होते हैं उस एंड्स पे वो टेपर होते हैं. ओके, तो टेपरिंग शो होती है इनके एंड्स पे, फ्यूजिफॉर्म जिसे कहते हैं, एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशंस, मतलब इनमें कोई स्ट्राइप मतलब देखने को नहीं मिल सकता, स्ट्रिएशंस नहीं है. जैसे स्केलेटल मसल टिश्यूज में आप जब डायग्राम देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि स्ट्रिएशंस में किसे कह रही हूँ. तो स्मूथ मसल फाइबर्स या स्मूथ मसल टिश्यू के अंदर आपको ऐसा कोई स्ट्रिएशंस या स्ट्राइप स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलेंगे. ओके, सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर.
सेल के जो जंक्शंस हैं वो आपस में उसको होल्ड करके रखते हैं और दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। तो इस तरह से सेल जंक्शंस इनको आपस में जोड़ के रखते हैं और ये एक साथ बंडल होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू शीथ में। जो इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल होती है जैसे ब्लड वेसल्स है, स्टमक है और इंटेस्टाइन, तो ब्लड वेसल्स की जो वॉल है, स्टमक की जो वॉल है, इंटेस्टाइन की जो वॉल है, उसमें इस टाइप का मसल टिश्यू देखने को मिलता है। इसका मतलब स्मूथ मसल टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग और द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। Smooth muscles are involuntary as their functioning cannot be directly controlled. Smooth muscles जो हैं वो involuntary होते हैं उनका function। इसका मतलब ये है कि ये हमारे डिजायर या हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ये हम इसे डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप होता रहता है। जबकि स्केलेटल मसल टिश्यू जो है वो हमारे विल या डिजायर के अकॉर्डिंग होता है, तो ये होता है वॉलंटरी, इसकी फंक्शनिंग होती है वॉलंटरी। तो स्केलेटल मसल टिश्यू इज वॉलंटरी इन नेचर, जबकि स्मूथ मसल्स टिश्यूज आर इनवॉलंटरी इन नेचर एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल। आप डायरेक्टली इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कार्डियक मसल टिश्यू एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जो कि सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है। ओके, तो बेसिकली अगर मैं कार्डियक मसल टिश्यू तो आप समझ जाओगे कि हार्ट की बात हो रही है। तो एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जो कि हार्ट में प्रेजेंट होता है सिर्फ। सेल जंक्शंस जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कार्डियक मसल सेल्स हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को फ्यूज करते हैं, यूनाइट करते हैं और उन्हें एक साथ जोड़ के रखते हैं। कम्युनिकेशन जंक्शंस, अब कम्युनिकेशन जंक्शंस जो हैं जिन्हें हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, दैट इज when one cell receives a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract. अब जो कम्युनिकेशन जंक्शंस हैं जिन्हें हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, कुछ फ्यूजन पॉइंट्स पे ये प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल्स जो हैं उनको वो एक तरह से यूनिट की तरह अलाउ, मतलब एक तरह से अलाउ करते हैं, यूनिट अलाउ करते हैं सेल्स को कि वो एक तरह से यूनिट की तरह काम करे और कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक है, तो दे अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। तो ये अलाउ करते हैं कि जो सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें एज अ यूनिट की तरह। ओके, दैट इज, इसका मतलब ये है कि जब एक सेल रिसीव करेगा सिग्नल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो जो बाकी के सेल्स हैं, जो उसके नेबरिंग सेल्स हैं, वो भी स्टिमुलेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। Now you can see the diagram of the skeletal muscle tissue. Striations यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्लैक कलर की जो लाइंस हैं, ओके, पैरेलली अरेंज्ड है ये। तो ये है आपका स्ट्रिएशंस। तो ये स्केलेटल मसल टिश्यू में मैंने आपको दिखाया था कि स्ट्रिएशंस आर प्रेजेंट, तो यहाँ आप देख सकते हो। स्मूथ मसल सेल्स में ऐसा कोई स्ट्रिएशंस नहीं होते हैं। ये जो एंड्स है इसके आप देख सकते हो टेपरिंग है ये, ओके, थोड़े कर्व हैं इसके एंड्स। एंड कार्डियक मसल टिश्यू में आप देख सकते हो स्ट्रिएशंस आर प्रेजेंट और कुछ जंक्शन भी हैं जो कि एडजेसेंट सेल्स के बीच में प्रेजेंट है। नाउ न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू कह सकते हैं हम, नर्वस टिश्यू कह सकते हैं, नर्व टिश्यू कह सकते हैं, तो इसके बहुत सारे नाम हैं। तो न्यूरल टिश्यू कह सकते हो आप, नर्वस टिश्यू कह सकते हो, और आप क्या कह सकते हो, नर्वस टिश्यू, नर्व टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, बहुत से नाम है। न्यूरल टिश्यू exerts the greatest control over the body's responsiveness to changing conditions. ये जो न्यूरल टिश्यू है, जो नर्व टिश्यू है, ये एक तरह से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट, मतलब ये एक क्या करता है, ये एक ग्रेटेस्ट कंट्रोल एक्सर्ट करता है पूरी बॉडी पे। जब कोई कंडीशन चेंज होती है एनवायरनमेंट में, तो उसको उसके अकॉर्डिंग या उसके रिगार्डिंग जब वो रिस्पॉन्स देती है बॉडी, तो उस रिस्पॉन्स को कौन कंट्रोल करता है, उस पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, तो वो न्यूरल टिश्यू है जो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट कंट्रोल रखता है बॉडी पे। न्यूरॉन्स, द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, आर एक्साइटेबल सेल्स। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन जो है वो एक यूनिट है न्यूरल सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का, ओके, जो कि बेसिकली एक एक्साइटेबल सेल्स है। एक्साइटेबल सेल्स मतलब जैसे ही स्टिमुलस प्रोवाइड हुआ तो वो एक्साइट हुए, ओके, किस तरह से फिर जो आपकी जो इम्पल्स है वो चलती रहती है। तो ये बेसिकली एक क्या कह सकते हैं हम, न्यूरॉन्स एक एक्साइटेबल सेल है। Neuroglial cell which constitute the rest of the neural system protect and support neurons. Neuroglial cell क्या है, जो कि क्या कर रहा है, बाकी के जो न्यूरल सिस्टम है, बचा हुआ जो न्यूरल सिस्टम है, एक तो न्यूरॉन्स हो गया, ओके, और बाकी का जो न्यूरल सिस्टम बचा हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, वो न्यूरोग्लियल सेल कॉन्स्टिट्यूट करता है, और ये बाकी जो न्यूरॉन्स है उनको प्रोटेक्ट
और सपोर्ट करके रखता है। तो बेसिकली न्यूरोग्लियल सेल का क्या फंक्शन है कि ये जो है न्यूरॉन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। न्यूरोग्लियल मेकअप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो न्यूरल टिश्यू है उसका 1/2 द वॉल्यूम कौन बनाता है? न्यूरोग्लिया बनाता है। जब न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है, इसका मतलब कोई अगर हमने स्टिमुलस प्रोवाइड किया है न्यूरॉन को स्टिमुलस प्रोवाइड किया है और वो स्टिमुलेट हुआ तो एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाती है जो कि ट्रेवल करती है अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली न्यूरॉन का जब आप डायग्राम देखोगे तो आप देखोगे उसमें सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, साइटोप्लाज्म है, एक्सॉन शीथ है, नर्व एंडिंग है। तो जब न्यूरॉन स्टिमुलेट हुआ ओके तो मैं कह सकती हूँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस कह सकती हूँ। तो जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है वो जनरेट हुई जैसे न्यूरॉन स्टिमुलेट हुआ, उसे स्टिमुलस मिला तो वो एकदम से क्या हुआ, देयर इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हुई जो कि फिर इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस कहाँ कैसे ट्रेवल करेगी, वो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलोंग आराम से ट्रेवल करती जाती है। Arrival of the disturbance at the neuron's endings or output zone triggers events that may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons and other cells. अब ये जो disturbance है, electrical disturbance जो है उसका arrival जब वो न्यूरॉन एंडिंग पे जाएगा तब वो डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जब न्यूरॉन एंडिंग पे जाएगी या फिर उसके आउटपुट जोन पे जाएगी, तो न्यूरॉन एंडिंग कह सकते हो आप, उसे आउटपुट जोन भी कह सकते हो। तो जब इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस वहां पहुंचती है तो वो क्या कर सकती है, या तो वो इवेंट्स को ट्रिगर कर सकती है, दैट मीन्स जो उसके पास वाली न्यूरॉन्स हैं, एडजेसेंट न्यूरॉन्स और दूसरे सेल्स हैं, उनको स्टिमुलेट कर सकती है या फिर उनको इनहिबिट कर सकती है। तो बेसिकली ये क्या करेगी, ये इवेंट्स को ट्रिगर कर सकती है, मतलब इवेंट्स ऐसे कर देगी जिससे जो आसपास के न्यूरॉन्स या सेल्स हैं वो स्टिमुलेट भी हो सकते हैं और इनहिबिट भी हो सकते हैं। नाउ अब आप न्यूरल टिश्यू का डायग्राम देख सकते हो, एक्सॉन, सेल बॉडी, न्यूक्लियस के साथ, साइटोप्लाज्म इसके साइड में जो डार्क ब्राउनिश ब्लैक कलर का रीजन दिख रहा है आपको ये जो डार्क ब्राउनिश कलर का आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ये जो डार्क ब्राउनिश कलर का रीजन है ये होता है सेल बॉडी और इसमें होता है साइटोप्लाज्म, दिस इज योर न्यूक्लियस। ये जो है आपके ब्रांचिंग ट्री लाइक ब्रांचेस दिख रहे हैं आपको, ये सारे इन्हें कहते हैं हम डेंड्राइट्स। एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो शीथ है बेसिकली ये है आपकी एक्सॉन। ये होती है एक्सॉन। एंड देन यहाँ पे डॉट डॉट आपको दिख रहे होंगे सर्कुलर पॉइंट्स और डॉट्स में ब्लैक कलर के, इन्हें हम कहते हैं न्यूरोग्लिया या फिर न्यूरोग्लिया सेल्स। Now, next हमारा organ and organ system. The basic tissues mentioned above organized to form organs which in turn associate to form organ systems in the multicellular organisms. तो मैंने आपको बताया था सेल है सबसे बेसिक, देन टिश्यू है, ठीक है, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स, देन सेल से टिश्यू, टिश्यू से देन ऑर्गन, मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे बढ़ती जा रही है तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन फाइनली यू हैव द इंडिविजुअल। तो इसके अंदर यही दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऑर्गन्स फॉर्म होने के बाद एक ऑर्गन सिस्टम बनता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। Such an organization is essential for more efficient and better coordinated activities of millions of cells constituting an organism. अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एसेंशियल इंपॉर्टेंट है जिससे क्या हो सके, ज्यादा अच्छे से प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके ऑर्गन्स की, जो भी एक्टिविटीज है सेल्स की, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, मिलियंस ऑफ सेल्स। तो ये जो मिलियंस ऑफ सेल्स है ये इनकी जो एक्टिविटीज है वो कोऑर्डिनेटेड हो, कोऑर्डिनेटेड फैशन में हो इस तरह से ये जो ऑर्गन सिस्टम है इसलिए इंपॉर्टेंट है। Each organ in our body is made of one or more type of tissues. अब जो हमारी बॉडी में हर ऑर्गन है, ईच ऑर्गन मतलब हर ऑर्गन जो प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, हर एक ऑर्गन वो एक या एक से ज्यादा टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बना हो सकता है, या तो उसके अंदर एक टाइप का टिश्यू प्रेजेंट हो सकता है या एक से ज्यादा टाइप का टिश्यूज भी उस ऑर्गन में प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अब जैसे कि हमारे एग्जाम्पल के तौर पे हार्ट है, हार्ट में 4 टाइप्स के टिश्यूज आते हैं जैसे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। आफ्टर सम careful study that the complexity in organ and organ system displays certain
discernible trend. This discernible trend is called evolutionary trend. तो basically evolution हुआ था, evolution के through modification आए थे, मॉडिफिकेशन की वजह से क्या हुआ था, ऑर्गन में या ऑर्गन सिस्टम में क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी नजर आने लगी. तो जब देखा गया तो फिर बाद में जब इवोल्यूशन के बाद देखा गया तो जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम था वो काफी कॉम्प्लेक्स था. You are being introduced to morphology and anatomy of three organisms at different evolutionary levels to show their organization and functioning. मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी आपको पता है जब आप फिजिकल अपीयरेंस स्टडी करते हो किसी ऑर्गेनिज्म की, उसके फिजिकल अपीयरेंस या उसकी फीचर्स या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हो, दैट विल योर मॉर्फोलॉजी. और जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो एनाटॉमी का मतलब होता है जब आप किसी इंटरनल ऑर्गन, बॉडी में जो ऑर्गन प्रेजेंट है, इंटरनल ऑर्गन की जब आप स्टडी करते हो तो दैट इज योर एनाटॉमी. तो मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू स्टडी ऑफ फॉर्म और एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स. तो जो बाहर से आपको दिख सकते हैं फीचर्स, जो एक्सटर्नली विजिबल हैं, अगर आप उनकी स्टडी करते हो तो वो मॉर्फोलॉजी कहलाई जाती है. In the case of plants or microbes, the term morphology precisely means only this. जब हम plants और microbes की बात करते हैं तो इसका मॉर्फोलॉजी का यही मतलब है कि जो बाहर का फिजिकल अपीयरेंस है, जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर से विजिबल हैं, अगर आप उनकी स्टडी कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी. एनिमल्स में दिस रेफर्स टू द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एनिमल्स में इसे हम कैसे बताते हैं, अगर ऑर्गन्स का एक्सटर्नल अपीयरेंस अगर आप देख सकते हो, ऑर्गन्स को देख सकते हो, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑर्गन्स का और बॉडी के पार्ट्स का, तो मॉर्फोलॉजी कहलाया जाता है. एनाटॉमी मैंने अभी आपको बताया था, कन्वेंशनली इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. अगर आप बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स जो प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर है तो ऑब्वियसली इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो अगर आप उनकी स्टडी करते हो, ओके, तो उसे हम कहते हैं एनाटॉमी. नाउ इस चैप्टर में आप देखोगे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म पढ़ोगे, कॉकरोच, फ्रॉग, रिप्रेजेंटिंग इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. तो बेसिकली आप इनके बारे में, इन अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को डिटेल में आप पढ़ोगे आगे. आज की वीडियो में बस इतना ही. आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो. नेक्स्ट वीडियो में हम यही कंटिन्यू करेंगे, जो लास्ट पॉइंट है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म. ओके, तो एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू.